अच्छा, मैंने लास्ट टाइम एंगुलर एक्सेलेरेशन के बारे में बता रहा था आपको। मैं ये कह रहा था कि एंगुलर एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन मैंने बता दी थी, और इसके अलावा मैंने एंगुलर एक्सेलेरेशन के डिफरेंट जो रिलेशंस थे वो मैंने बता दिए थे आपको सारे। एक सेकंड मैं एडमिट कर लूँ इनको, तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, रिलेशंस बता दिए थे। रिलेशंस बताने के बाद मैंने इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रिलेशन बताया था। एवरेज के लिए आप टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को टोटल टाइम पे डिवाइड करेंगे। इंस्टेंटेनियस के लिए जो लिमिट वाला फार्मूला एफएससी पे होता है, और बीएससी लेवल पे आपको पता है कि हम टाइम डेरिवेटिव अगर ले लें तो फिर हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल जाती है। तो इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि अगर एंगुलर एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है तो फिर जब भी कोई चीज यूनिफॉर्म हो, उसमें चेंज ना आ रहा हो, तो फिर एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाती हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। और ये जो एंगुलर एक्सेलेरेशन है, इसकी अगर वेक्टर फॉर्म देखें तो अल्फा ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। ए इसमें टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है जो अलोंग द टेंजेंट टू सर्कल होता है। अल्फा जो है इसमें वो एंगुलर एक्सेलेरेशन है, और आर जो है वो पोजिशन वेक्टर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टुवर्ड द सर्कमफ्रेंस। अच्छा, ये बता रहा था कि अगर एंगुलर वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है तो फिर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। एंगुलर एक्सेलेरेशन और एंगुलर वेलोसिटी आपस में पैरेलल होंगे। अगर डिक्रीज आ रहा है तो फिर अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। इसके बाद इसके कुछ फार्मूले जो कैलकुलेट करने के लिए एवरेज एंगुलर एक्सेलेरेशन के लिए, एक तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपके पास अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो तो वहां से भी आप एवरेज एंगुलर एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जी अजीम साहब, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछें। जी सर, आपने अपोजिट की इसकी रीजन क्या है सर? अगर एंगुलर वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली जब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा थी, फाइनल वाली कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जब ज्यादा है और फाइनल वाली कम हो गई, तो जब आप ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई करेंगे तो ओवरऑल आंसर जो है वो माइनस में आएगा। ठीक है, इसलिए उस वक्त आपके पास एंगुलर वेलोसिटी तो प्लस में होगी, लेकिन एंगुलर एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू है माइनस में होगी। तो जब दो वेक्टर के साइन अपोजिट हो तो दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, इसलिए इसलिए डिक्रीज के ठीक है मामले में ये थैंक यू। दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को फॉलो कर गए होंगे। जी जी सर। अच्छा, इसके बाद अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा ओवर टी स्केयर। ये तब आप यूज कर सकते हैं अगर बॉडी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है और उसका एंगुलर एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है। ये सेकंड इक्वेशन से ये फॉर्म बनाई हुई है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन दिया हो तो आप एंगुलर एक्सेलेरेशन ए टी ओवर आर वाले फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के फार्मूले जो आप इसके यूज कर सकते हैं। इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है एंगुलर एक्सेलेरेशन की, उसकी इंस्टेंटेनियस और एवरेज वैल्यूज और उसकी डायरेक्शन के बारे में जो बातें हैं, ये सारी की सारी मैंने बता दी हैं। और अगर आपको टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हो तो आप एंगुलर एक्सेलेरेशन के लिए टॉर्क ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहां तक मैंने एंगुलर एक्सेलेरेशन के जस्ट फार्मूले डिस्कस किए हैं और उसके यूनिट्स और उसकी डेफिनेशंस के बारे में हमने पढ़ा है। अगर ग्राफिकली एंगुलर एक्सेलेरेशन को कैलकुलेट करना हो तो ये स्लोप होती है एंगुलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। एंगुलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमारे पास एंगुलर एक्सेलेरेशन के इक्वल होता है। एक और तरीका भी है कि अगर आपके पास एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ है, अगर आपके पास एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ है तो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो आपके पास टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होगा। और जब आप टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर लें तो उसको ग्राफ से देख लें कि टाइम का इंटरवल कितना था, तो उसको टाइम के इंटरवल पे डिवाइड कर दें। तो टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जब टाइम के इंटरवल पे डिवाइड होगा तो टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को टाइम के इंटरवल पे डिवाइड करने से आपके पास एवरेज एंगुलर एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। ग्राफिकली एंगुलर एक्सेलेरेशन दो तरह से फाइंड हो सकता है। एक तरीका तो ये है कि आप स्लोप फाइंड कर लें। स्लोप किसकी फाइंड करनी है, उसके लिए आपको एंगुलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो और उससे आपको इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलेरेशन मिलेगा। जिस टाइम पर आप जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आप स्लोप फाइंड करेंगे उसी इंस्टेंट के ऊपर आपको एंगुलर एक्सेलेरेशन की वैल्यू ऑब्टेन होगी। और दूसरा तरीका जो मैंने बता दिया है वो ये है कि अगर आपके पास एंगुलर एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ ही है तो आप उसके अगर नीचे का एरिया जो है वो फाइंड करें तो आपके पास टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। फिर उस टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को टोटल टाइम के इंटरवल पे मजीद डिवाइड कर दें तो आपके पास
टोटल एंगुलर एक्सेलेरेशन, जो एवरेज एंगुलर एक्सेलेरेशन है, वो यहां से ऑब्टेन होगा। जैसे यहाँ पर एक ये ग्राफ है, ये एंगुलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर आप ये देखें तो इसकी स्लोप जो होगी वो नेगेटिव कांस्टेंट होगी। तो जो भी आप इसकी स्लोप फाइंड करेंगे, चाहे आप टेन थीटा वाले फार्मूले से फाइंड करें या फिर स्लोप का दूसरा फार्मूला जो होता है, जो कि y ओवर x का रिलेशन होता है, वो उस फार्मूले से करें, तो दोनों फार्मूले से आप किसी भी तरीके से स्लोप फाइंड करके आप इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं, लेकिन ये नेगेटिव कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा। अच्छा, इसी तरह आपको एक और एंगुलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसमें डिफरेंट इंटरवल्स के दौरान आपको अगर एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने का कहा जाए तो सबसे पहला जो इंटरवल है उसमें आप गौर से देख सकते हैं कि वहां पर तो बिल्कुल वेलोसिटी में चेंज आ ही नहीं रहा। वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन की तो स्लोप 0 होती है, तो पहले इंटरवल में एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है। अगर दूसरे इंटरवल में देखें तो वहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट है, तीसरे इंटरवल में फिर 0 और चौथे इंटरवल में फिर पॉजिटिव कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो मतलब ये कि अगर एंगुलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उससे आप एंगुलर एक्सेलरेशन सिंपली फाइंड कर सकते हैं उसकी स्लोप फाइंड करके। और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो उससे आप कैसे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप एरिया अंडर द ग्राफ निकालें और एरिया अंडर द ग्राफ को आप टाइम पे मजीद डिवाइड कर दें, तो फिर आपको एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑब्टेन हो जाएगा। तो यहां तक अगर कोई मुश्किल बात हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। यहां तक मैंने जितने भी लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स थे, मेन मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, इन तीनों को एक तो हमने ग्राफिकली भी डिस्कस कर लिया है, और दूसरा हमने जो इनको डिस्कस किया वो इनके फार्मूला के लिहाज से डिस्कस किया, फिर इनके यूनिट्स के लिहाज से इन तीनों को देख चुके हैं हम। फिर इनके हम जो डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शन के लिए फार्मूला, वेक्टर फॉर्म्स, उनको भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक एफएससी लेवल की चीजें थी। अगर इसमें कोई मुश्किल पेश आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स, तो यहां पर एक टेबल शो होगा, बल्कि पहले मैं जस्ट बता देता हूं कि अगर लीनियर वेरिएबल जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस होता है और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो इनके दरमियान रिलेशन एस इक्वल टू थीटा क्रॉस आर है। और ये इसके लिए आपको डायग्राम स्क्रीन पे यहाँ पर शो भी हो रही है। थीटा नॉर्मल टू द प्लेन है, आर जो है वो अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सर्कमफ्रेंस है, एस जो है वो टेंजेंट टू सर्कल है। और वी के लिए जो रिलेशन होगा, वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, तो उसके लिए भी इसी तरह क्या है, ओमेगा टेंजेंट टू नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। जैसे यहाँ पर थीटा नॉर्मल टू प्लेन था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मेगा नॉर्मल टू प्लेन, और आर जो है वो सेंटर से टुवर्ड द सर्कमफ्रेंस, और वी जो है वो टेंजेंट टू सर्कल है। और इस तरह अगर आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन देखते हैं तो ए टी इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर होगा। तो अल्फा ए टी जो है वो टेंजेंट के लॉन्ग होगा, ठीक है। ए टी टेंजेंट के लॉन्ग होगा, आर रेडियस वेक्टर है, और अल्फा जो है वो नॉर्मल टू द प्लेन होगा। तो थीटा, ओमेगा और अल्फा तीनों ही नॉर्मल टू द प्लेन होते हैं। आर जो होता है ये पोजीशन वेक्टर होता है सेंटर से आउटर सर्कमफ्रेंस की तरफ, और जो जितने भी लीनियर वैल्यूज हैं वो तीनों की तरह अलोंग द टेंजेंट टू सर्कल होती हैं। इंस्टेंटेनियसली वो किसके लॉन्ग होती हैं, टेंजेंट टू सर्कल। अच्छा, एक और रिलेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए वो होता है ओमेगा क्रॉस वी, ठीक है। अच्छा, नेट जो वेक्टर सम होगा हमारे पास, नेट जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वेक्टर सम होगा, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तीन तरह के एक्सेलरेशन थे, दो लीनियर टाइप के थे और एक एंगुलर टाइप का था। एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वो भी लीनियर टाइप है। एक आपके पास यहां पर है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो भी लीनियर टाइप है। और एक जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो लीनियर टाइप नहीं है, वो एंगुलर टाइप है। तो अगर आपने नेट लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो आपके पास नेट लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा। और इस तरह अगर आपको नेट लीनियर एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड निकालनी है तो फिर आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। अब चूंकि ये जो तरीका है ये तब अप्लाई करते हैं जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों, तो इस केस में बिल्कुल ऐसा ही है। आर जो है वो अलोंग द रेडियस है और जो ए टी है वो अलोंग द टेंजेंट है। तो टेंजेंट और रेडियस में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो मतलब ये जो दोनों वेक्टर्स ए टी और ए आर, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन आपस में जो ऐड हो रहे हैं ये आपस में परपेंडिकुलर ही हैं, ठीक है। और इसलिए यहाँ पर जो +2 कॉज वाला फैक्टर आता है ना, जब दो वेक्टर्स को सम करें, जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला मैंने पढ़ाया था वेक्टर वाले लेक्चर में, तो इसलिए वो 2 कॉज वाला फैक्टर वाला यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अगर आपको पता है कि ए आर जो होता है वी स्क्वायर ओवर आर होगा, ए टी जो है चूंकि ये लीनियर वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड में चेंज आने की वजह से आया तो ये डेल वी ओवर डेल टी होता है, या डी वी ओवर डी टी भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है।
तो यहां तक अगर कोई मुश्किल बात हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहां पर आपको ये शो कर दिया गया, तस्वीर आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये वी टी अलॉन्ग द टेंजेंट है, ए टी भी अलॉन्ग द टेंजेंट है, वी टी और ए टी आपस में पैरेलल है, और ए सी जो सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन है वो टुवर्ड द सेंटर अलॉन्ग द रेडियस है, और नेट एक्सेलेरेशन ए सी और ए टी का अगर आप निकालेंगे तो वो इस तरह होगा, दरमियान में एक कोई वेक्टर बनेगा, जैसे यहाँ पर ये नेट टोटल एक्सेलेरेशन का वेक्टर है। तो यहां तक अगर कोई मुश्किल बात हो तो आप क्वेश्चन लाजमी पूछें। हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलेरेशन, इन तीनों की हमने दोनों तरह की फॉर्म्स देख ली हैं। हमने इनका वेक्टर फॉर्म्स, इनकी स्केलर फॉर्म्स, इनको ग्राफिकली, इनको यूनिट्स के लिहाज से, हर लिहाज से हम इनको अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हैं। तो इसके बाद अगर कोई फिर भी कोई मुश्किल बात हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब डिफरेंट किस्म की लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशंस हैं, जैसे ये सबसे पहली जो इक्वेशन है ये लीनियर के लिए आपको पता है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एंगुलर के लिए इस तरह हो जाएगी। अब ये जो पहली चार जो है ना, ये तो है इक्वेशन ऑफ मोशंस, ये लीनियर वाली हैं जो कि लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही होंगी, राइट साइड वाली एंगुलर वाली हैं। इस तरह लीनियर एक्सेलरेशन डेल वी ओवर डेल टी है, एंगुलर एक्सेलरेशन डेल ओमेगा ओवर डेल टी है। लीनियर मोशन में मास होता है, वही काम एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता आया जाता है, और लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करती है, एंगुलर मोशन में वही काम टॉर्क कर रहा है। लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू mv, एंगुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू I मेगा। उसके अलावा वर्क जो होता है लीनियर मोशन में वो होता है एफ एक्स या फिर एफ डी कॉस थीटा, इस तरह का रिलेशन हम बनाते हैं। एंगुलर के लिए टॉ थीटा होता है, मतलब एफ की जगह पे टॉर्क आ जाएगा और एक्स की जगह पे थीटा आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा पावर की अगर बात करें तो पावर P इज इक्वल टू एफ वी है लीनियर के लिए, और एंगुलर के लिए P इज इक्वल टू टा ओमेगा। टा इसमें टॉर्क है और ओमेगा जो है इसमें वो एंगुलर वेलोसिटी है। अच्छा, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी की बात कर तो 1/2 mv स्क्वायर लीनियर के लिए, और एंगुलर के लिए 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो ये डिफरेंट लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स की जो क्वांटिटीज हैं उनमें एक कंपैरिजन यहाँ पर तस्वीर में दिखा दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद है कैलकुलेटिंग चेंज इन लीनियर वेलोसिटी। ये भी बड़ा अहम टॉपिक है, अहम बात है कि अगर आपके पास एक लीनियर मोशन, एंगुलर सर्कुलर मोशन हो रही है, और सर्कुलर मोशन में आपको पता है कि लीनियर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, लीनियर स्पीड में तो चेंज नहीं आ रहा, लेकिन लीनियर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो लीनियर वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसका फार्मूला है 2v साइन ऑफ थीटा बाय 2। क्या फार्मूला उसका? 2v साइन ऑफ थीटा बाय 2। और अगर इस चेंज इन लीनियर वेलोसिटी को आप टाइम के इंटरवल पे डिवाइड कर दें तो आपको फिर एवरेज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑब्टेन हो जाएगा। अब सवाल ये कि ये फार्मूला कैसे बन गया 2v साइन ऑफ थीटा बाय 2, तो इसको मैं फाइंड करना सिखाता हूं। ये एक तस्वीर आपके सामने शो हो रही है। असल में ये तस्वीर में v1 वेक्टर इस तरफ को है, v2 उस तरफ को, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल कवर हुआ है वो थीटा है। तो अगर आपको ये दोनों का दरमियानी एंगल थीटा दे दिया जाए तो ये v1 से v2 तक जो वेलोसिटी में चेंज आया डेल v, वो आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं 2v साइन ऑफ थीटा बाय 2। अब ये फार्मूला बना कैसे, ये मैं बताता हूं आपको कि लीनियर वेलोसिटी जैसे है पार्टिकल की, पहले v1 थी बाद में v2 हो गई, तो उसमें हमने चेंज निकालना। आपको पता है जो चेंज वाला वेक्टर होता है ना, वो दोनों वेक्टर्स को माइनस करके, दोनों एक में से दूसरा माइनस करके आता है, ठीक है ना। जैसे हम चेंज निकालते हैं तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, बिल्कुल यहां पर भी जो चेंज का वेक्टर होगा वो v2 माइनस v1 होगा। और आपको मैंने 2-3 लेक्चर पहले जब मैंने वेक्टर्स का लेक्चर दिया था तब मैंने कहा था कि अगर दो वेक्टर्स आपस में माइनस हो रहे हो, सब्ट्रैक्शन हो रही हो, तो उनका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टेंट आएगा, उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो आपको याद होगा कि वहां मैंने फार्मूला बताया था कि जैसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो रहा है तो उसकी मैग्नीट्यूड जो होगी रिजल्टेंट का, उसका फार्मूला होगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो बिल्कुल वहां यहां पर भी ऐसा ही है, क्योंकि यहां पर चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हैं, दो वेक्टर आपस में माइनस हो रहे हैं, तो यहां पर भी बिल्कुल वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो ये देखें v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस ऑफ थीटा, जैसे वहां पर सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट निकालने के लिए जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला है वही यहां पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब चूंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसलिए v1 की मैग्नीट्यूड और v2 की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी और वो v होगी, इसलिए v1 की जगह पे भी v आ जाएगा और v2 की जगह पे भी आ जाएगा, तो ये 2v स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा आएगा। तो अगर आप इसमें से 2v स्क्वायर कॉमन ले लें, v क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो v स्क्वायर रूट इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, तो ये रिलेशन बच जाएगा। तो ये जो 1 माइनस कॉस थीटा, इस पे अगर आप हाफ एंगल आइडेंटिटी अप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इस रिलेशन से आपको ये वाली वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी 2v साइन ऑफ थीटा बाय 2। तो मतलब ये कि अगर आपके पास कोई सर्कुलर मोशन है और उस सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है,
तो वेलोसिटी में चेंज जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो निकालने के लिए सिंपल, अगर आपको जितना एंगल बॉडी ने स्वीप किया है वो पता हो और जितनी स्पीड से स्वीप किया है, स्पीड तो चूंकि कांस्टेंट होगी, चेंज तो वेलोसिटी में आ रहा है, तो जितनी स्पीड से बॉडी ने ये एंगल स्वीप किया है और जितना एंगल स्वीप किया है, अगर आपको ये दोनों बातें पता हो तो आप 2v sin of θ/2 से वेलोसिटी का चेंज निकाल सकते हो। और मैंने इसका एक फर्दर यूज आपको ये बताया कि अगर आप वेलोसिटी का चेंज निकाल लेते हो तो फिर अगर आपके पास टाइम का इंटरवल है तो आप टाइम के इंटरवल पर से डिवाइड करके आप क्या करोगे, आप एवरेज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हो इस तरीके से। तो इसमें अगर कोई मुश्किल बात हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। यहां तक कोई भी मुश्किल बात हो इस लेक्चर में जो आपके माइंड में आई तो पूछ लें ताकि फिर मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। अच्छा खैर, अभी तक सारी जो बातें बता दी हैं, एक तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की मैथमेटिकल और ग्राफिकल फॉर्म्स देख ली हमने सारी की सारी, उनकी वेक्टर फॉर्म्स, उनकी डायरेक्शंस, उनके यूनिट्स, उनके फार्मूले, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद अभी अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो था, एक तो मैंने पढ़ाया कि लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स में रिलेशन, ठीक है, और फिर डिफरेंट लीनियर फॉर्म्स और एंगुलर फॉर्म्स डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए, वो भी एक टेबल आपको मैंने दिखा दिया। और वो दिखाने के बाद मैंने चेंज इन वेलोसिटी निकालना सिखा दिया, कोई सिंपल सा फार्मूला है 2v sin of θ/2। अच्छा, अब बात कर रहा हूं सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये एक ऐसी फोर्स होती है जो बॉडी को नॉर्मली स्ट्रेट पाथ को बेंड करके सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट करती है, यानी कि जो बॉडी को सर्कल में मूव करवाने का बायस बनती है जो फोर्स, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये जस्ट एक सर्कुलेटिंग बॉडी की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज कर सकती है, उसकी मैग्नीट्यूड को या स्पीड को चेंज नहीं कर सकती। तो यही बात डेफिनेशन में लिखी हुई है कि एक नॉर्मली स्ट्रेट पाथ को कन्वर्ट किस में कर देना है, सर्कुलर पाथ में। ये सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करेगी, नॉट स्पीड, स्पीड को चेंज नहीं कर सकती। अच्छा, कोई साहब कह रहे हैं कि स्लाइड स्टक हो गया, तो काइंडली आप ऐसे करें, अगर किसी को ये इस तरह कोई इशू आए तो वो दोबारा स्क्रीन को एक दफा ऑन ऑफ करके देखे तो शायद ठीक हो जाए। मुझे लगता है कि मैं तो चला रहा हूँ, किसी और के पास भी स्लाइड स्टक हुआ है। अच्छा, ये डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस में ना जी काइंडली बताइएगा। सर ठीक है, नहीं है इशू। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन बता दी, और डिफरेंट सिचुएशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्सेस होती हैं उनके बारे में मैंने एक छोटी सी एग्जांपल्स के तौर पे लिखा है कि जैसे एक पार्टिकल को हमने रस्सी से बांध के उसको घुमाना शुरू कर दें तो जो रस्सी की टेंशन है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। और कोई व्हीकल है, गाड़ी है, रोड पे चल रही है, उसको जो रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन है, अगर मोड़ काट रही है तो वो देगी सेंट्रीपिटल फोर्स। और जैसे जमीन रिवॉल्व कर रही है सन के राउंड तो उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट मैंने फैक्टर्स लिखे हुए हैं, इसको आप जो पीडीएफ फाइल दूंगा तो वहां से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स की एक तो मैंने डेफिनेशन बता दी, डिफरेंट उसकी एग्जांपल्स बता दी हैं, और इसके बाद इसके डिफरेंट रिलेशन, जैसे एक तो एम वी स्क्वायर ओवर आर है इसका रिलेशन, और दूसरा इसका रिलेशन एम आर ओमेगा स्क्वायर, एक और जो इसका रिलेशन है वो सिंपली एम वी ओमेगा, और एक और रिलेशन 4 पाई स्क्वायर एम आर एफ स्क्वायर। इसमें एफ जो है ना वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन है, कि अगर आपको ये बता दिया जाए कि एक सेकंड में इतने साइकिल्स मुकम्मल कर रही है कोई बॉडी, तो फिर आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं 4 पाई स्क्वायर एम आर एफ स्क्वायर। या फिर एफ की जगह पे आप 1/t पुट कर दें तो 4 पाई स्क्वायर एम आर ओवर टी स्क्वायर वाला फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको पता है कि अगर आपको वेलोसिटी में चेंज का पता चल रहा है, ठीक है, तो 2v sin θ/2 अगर आप लगाएंगे तो यहां से आपको वेलोसिटी का चेंज मिल जाएगा। उसको जब आप टाइम पे डिवाइड करेंगे तो फिर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज मैं दोबारा रिपीट कर दूं, इससे पिछली स्लाइड में शायद वो मैं कंफ्यूजन क्रिएट हो गई होगी। ये जो पिछली स्लाइड में यहां से जो चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं ना, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए है, ठीक है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब इसको टाइम पे डिवाइड करेंगे तो मैं शायद, मुझे लग रहा है कि पहले मैंने ये बात बोल दी थी कि वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, नहीं, वो टेंजेंशियल नहीं, उसको टाइम पे डिवाइड करने से आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता ही जीरो है। तो काइंडली अगर मैं ये पहले कंफ्यूजिंग बात अगर डिलीवर हो गई है तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो फार्मूला है del v is equal to 2v sin θ/2,
इस फार्मूले से जो आपको चेंज इन वेलोसिटी आएगा उसको जब आप टाइम पे डिवाइड करोगे तो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा, ना कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता ही 0 है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा अगर किसी को कंफ्यूजन क्रिएट होगी हो तो। अच्छा, ये मैं फार्मूले बता रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स के, इसके मैंने काफी सारे फार्मूले बताए हैं। तो इन फार्मूलों की मदद से आप डिफरेंट सिचुएशंस में सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड कर सकते हो अकॉर्डिंग के आपके लिए क्या हालात वहां पर हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं आपको ये इसकी वेक्टर फॉर्म लिखी हुई है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स की वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो इसमें माइनस साइन आता है। माइनस साइन आने की रीजन वही है कि आपके पास जो पोजीशन वेक्टर है वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल है। तो इसलिए ये दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है, या ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये यूनिफॉर्म, ये पोजिशन वेक्टर के अपोजिट है, इसलिए यहां पर माइनस का साइन आएगा। और ये एक आखिर में एक रिलेशन शो हो रहा है जेड डी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये रिलेशन तब यूज करना है जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन, उस न्यूक्लियस की वजह से उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगी उसका रिलेशन है। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताएं कि क्या सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या दोनों सेम बॉडी पे एक्ट होती हैं? एक बॉडी सर्कल में रिवॉल्व हो रही है, उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या दोनों उसी के ऊपर एक्ट हो रही हैं? जी बिल्कुल उसी के ऊपर एक्ट बढ़ेंगे, इसलिए वो अपने ठीक, पोजीशन पे एक पावर को अंदर इक्वल है, तो इस वजह से वो फिर कर पाते अच्छा हैं। अगर एक चीज कम हो जाए तो अच्छा, कोई और इसके बारे में कोई जवाब दे? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों कभी भी एक ही बॉडी पे एक्ट नहीं होंगी। ठीक है, ये हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट होंगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे की रिएक्शन फोर्सेस हैं। ठीक है, एक अगर एक्शन है तो दूसरी उसकी रिएक्शन है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन और रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पे एक्ट नहीं होती। जैसे सपोज अब मैं आपको इस तरह की बात बता देता हूं कि जैसे हमारी अर्थ सन के राउंड रिवॉल्व कर रही है, तो सन की जो ग्रेविटी की जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, वो अर्थ के ऊपर लग रही है, उसके जवाब में जो अर्थ सन के ऊपर जो ग्रेविटी की अट्रैक्शन की फोर्स लगा रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल है। ठीक है, तो वो फोर्स जो अर्थ उसको सन को जो बाहर की तरफ खींच रही है, जो अर्थ सन को सेंटर से अवे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है वो सेंट्रीफ्यूगल है, और जो सन ने अर्थ को अपनी तरफ खींचा हुआ है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। जैसे एक रस्सी के साथ आपने एक पत्थर बांध दिया और आप उसे रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो जो पत्थर है, वो जो रस्सी है उसने पत्थर को अंदर की तरफ खींच के रखा हुआ है, तो वो जो रस्सी है वो पत्थर के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रही है जिससे पत्थर सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन उसके जवाब में जो पत्थर है वो जो रस्सी को बाहर की तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से रस्सी में टेंशन क्रिएट हो रही है, तो वो फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। मतलब ये कि अगर आप रस्सी के साथ एक पत्थर बांध के उसे सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो फिर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो पत्थर पे लग रही है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस रस्सी के ऊपर एक्ट हो रही है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल कभी भी सेम बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं होती, ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं, और जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होती हैं वो हमेशा दो अपोजिट बॉडीज पे ही एक्ट होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। असल में ये बात बताने का मकसद ये था कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले में माइनस आ रहा है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फार्मूले में प्लस आ जाएगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले में यहां पर माइनस आ रहा है उसकी वेक्टर फॉर्म में, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फार्मूले में यहां पे प्लस आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स बातें अब शुरू कर रहे हैं। यहां तक तो बड़ी सिंपल सी बातें पढ़ी हैं, सारी एफएससी लेवल की ही थी। अच्छा, कर्व्ड अनबैंक्ड रोड। अनबैंक्ड रोड वो होती है, कर्व का मतलब तो ये है कि रास्ते में मोड़ आ गया, कोई रोड है उसमें मोड़ काटा जा रहा है। अनबैंक्ड का मतलब ये है कि वो रोड बिल्कुल प्लेन है, उसकी एक साइड ऊंची या नीची वाला तस्वर भी नहीं है। तो एक कर्व रोड है, अनबैंक्ड है। ठीक है, तो उस कर्व रोड के ऊपर आपको स्किड होने के चांसेस होते हैं कि आप उस पर स्लिप करके थोड़ा रोड के मोड़ काटते हुए बाहर की तरफ जा सकते हैं। तो हमें अगर इसमें कैलकुलेट करनी हो कि कितनी वेलोसिटी से आप कर्व्ड अनबैंक्ड रोड पे मूव कर सकते हैं, तो वो कैलकुलेट करना हो, तो जब कोई बॉडी कर्व्ड अनबैंक्ड रोड पे मूव कर रही होती है तो उसको सिर्फ फ्रिक्शन की फोर्स ही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देती है। तो चूंकि अनबैंक्ड है, गाड़ी बिल्कुल एक लेवल के ऊपर है, गाड़ी की एक साइड ऊपर या नीचे नहीं है, तो उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वही उसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देती है। तो इसलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स जो बनेगी वो बनेगी म्यू एम जी।
तो अगर अनबैंक्ड रोड है, मैं दोबारा से बता रहा हूं, अनबैंक्ड रोड है और कर्व्ड है, उसके ऊपर मोड़ आ गया है, गाड़ी को मोड़ काट रहे हैं, तो अनबैंक होने की वजह से उसके पूरी रोड एक ही लेवल के ऊपर है, एक ही लेवल के ऊपर होने की वजह से उसके ऊपर जो फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी वही ही उसको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो फ्रिक्शन की फोर्स का फार्मूला होगा यहाँ पर म्यू एम जी, इसमें म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, और ये आपको सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल करेंगे इसको एम वी स्क्वायर और आर, तो यहां से जो रिलेशन आएगा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट म्यू आर जी आ जाएगा। तो ये वो मैक्सिमम सेफ स्पीड है जो कोई भी व्हीकल एक कर्व रोड के ऊपर अपना सकती है जब वो रोड अनबैंक्ड है, ठीक है। तो अनबैंक की रोड के ऊपर जो मैक्सिमम स्पीड अपनाई जा सकती है उसका फार्मूला है स्क्वायर रूट म्यू आर जी। म्यू इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, आर जो है उसका रेडियस समझ लें कर्व रोड का, और जी जो है ये आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। अगर कोई बॉडी जो है वो क्या करेगी कि अगर वो उसमें बॉडी जो है वो इस वाली मैक्सिमम स्पीड से भी ज्यादा कर लेती है, स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड लिमिट, द रिएक्शन ऑन इनर व्हील्स डिसअपीयर एंड लीव्स द ग्राउंड फर्स्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब गाड़ी मोड़ काट रही होगी तो उसकी जो इनर लेयर्स के ऊपर, इनर वाले व्हील्स के ऊपर जो रिएक्शन मिल रहा था वो उसका डिसअपीयर होगा, जिससे गाड़ी जो है वो बाहर की तरफ चली जाएगी, मतलब अपने सर्कल को छोड़ती हुई बाहर की तरफ को स्किड हो जाएगी। तो सेफ ड्राइविंग के लिए यही है कि आपकी जो स्पीड है वो स्क्वायर रूट आर जी से कम हो, ठीक है। और आप आखिर में ये दो बातें ये लिखी हुई हैं कि आपने फ्रिक्शन पे ज्यादा रिलाय नहीं करना, क्योंकि फ्रिक्शन जितनी ज्यादा आप ब्रेक सप्लाई कर रहे हैं या फिर फ्रिक्शन जितनी ज्यादा आप रोड के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट करने से ये होगा कि गाड़ी के स्किड कर देना या फिर गाड़ी का अपने सर्कल को छोड़ के बाहर की तरफ निकलना, इसके चांसेस कम हो जाते हैं फ्रिक्शन बढ़ाने से। फ्रिक्शन बढ़ाने से जो सेंट्रीपिटल फोर्स में चाहिए होती है वो इजीली मुयस्सर हो जाती है फ्रिक्शन बढ़ाने से, ठीक है। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि फ्रिक्शन बढ़ाने से आपको सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा मुहैया हो जाएगी आपके लिए, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये आएगा कि आपकी गाड़ी के जो टायर हैं उनमें वेयर एंड टेयर जो है वो ज्यादा हो जाएगी, आपकी एनर्जी ज्यादा लॉस होगी फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स तो मिल जाएगी लेकिन एनर्जी ज्यादा लॉस होगी। तो अभी जो बात की है वो एक कर्व्ड अनबैंक्ड रोड की है, मतलब ऐसी रोड है जिसमें मोड़ तो है लेकिन वो अनबैंक्ड है। बैंक्ड का मतलब आप समझते हैं कि आपने ये 9-10 की क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर रोड की एक साइड ऊंची कर दी जाए, बाहर वाली साइड जो है वो रोड की ऊंची कर दी जाए और इनर साइड को अगर गहरा कर दिया जाए तो उसको हम कहते हैं बैंक्ड रोड। लेकिन अगर ऐसा ना हो, रोड बिल्कुल लेवल पे हो, उसकी दोनों साइडें जो आउटर साइड्स हैं रोड की वो एक ही लेवल पे हो, तो उसको अनबैंक्ड कहते हैं। तो अनबैंक्ड रोड के ऊपर जो मैक्सिमम स्पीड हो सकती है वो स्क्वायर रूट म्यू आर जी हो सकती है। इससे ज्यादा अगर स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे तो वो फिर अपनी रोड से स्किड करती हुई बाहर की तरफ मूव करेगी। तो सर यस मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आप अभी बता रहे थे कि अनबैक्ड रोड है, तो जी इसके जी। अंदर हम रेडियस कैसे मेजर करेंगे? नहीं देखिए, वो रोड बेशक अनबैंक्ड है लेकिन कर्व तो है ना, सर्कल में तो मुड़ रही है रोड। अनबैंक होने का मतलब ये कि उसको एक साइड से ऊंचा कर दो पकड़ के, जैसे रोड है ना उसकी दो साइडें होती हैं रोड की, एक साइड को जैसे अक्सर आपने देखा भी होगा जो हमारे पास हाईवेज होती हैं, इसमें जहां कहीं बिल्कुल। मोड़ आता है तो उसमें हम एक साइड थोड़ी ऊंची कर देते हैं और एक साइड थोड़ी, यानी कि रोड जो है ना वो थोड़ी ऐसे समझे कि सेम लेवल पे नहीं होती, वो इंक्लाइंड सी हो जाती है रोड, ठीक है। तो अनबैंक का मतलब ये कि उसको इंक्लाइंड नहीं करना, सेम लेवल पे ही रखना है, लेकिन उसमें आखिर कर्व तो है रोड के अंदर। आप मोड़ काट रहे हैं, मोड़ तो आ गया, जैसे आमतौर पे अगर आप देखें कहीं बहुत ज्यादा हाई स्पीड वाली रोड नहीं है, जैसे आमतौर पे कोई रोड हो हमारे घर के करीब हो, बिल्कुल छोटी रोड हो, तो वो उसको अनबैंक ही रखते हैं, लेकिन अगर उसी रोड पे मोड़ आ जाए तो वो एक अनबैंक्ड कर्व्ड रोड हो जाएगी, कर्व्ड अनबैंक्ड रोड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। अगर रोड बैंक्ड है, बैंक्ड रोड की डेफिनेशन भी आ गई है, द फिनोमिना इन विच द आउटर एज ऑफ अ रोड इज मेड स्लाइटली हायर देन द इनर एज। तो ऐसा काम करें कि आउटर एज जो है वो बाहर वाला जो सिरा है रोड का, अगर हम उसको ऊंचा कर दें और अंदर वाले सिरे को नीचा कर दें तो फिर वो रोड बनाते हैं, वो जो रोड होगी वो बैंक रोड हो जाएगी, ठीक है। तो बैंक रोड का फायदा ये कि जब बैंक रोड पे गाड़ी चलती है, क्योंकि रोड थोड़ी इंक्लाइंड है, टेढ़ी है, तो गाड़ी भी तो उसके ऊपर थोड़ी टेढ़ी होकर मूव करती है। तो जब गाड़ी टेढ़ी होकर मूव करती है तो उससे फायदा ये होता है कि जब गाड़ी की पहले तो अगर अनबैंक है ना उसमें तो सिर्फ टायर और रोड की फ्रिक्शन ने ही सेंट्रीपिटल फोर्स देनी थी, लेकिन अगर बैंक है तो टायर और रोड की फ्रिक्शन के साथ साथ वेट का एक कंपोनेंट भी सेंट्रीपिटल फोर्स देना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो मतलूबा सेंट्रीपिटल फोर्स हमें चाहिए होती है मोड़ काटने के लिए वो हमें आसानी से मुयस्सर हो जाती है, इसलिए गाड़ी का स्किड करके अपने सर्कल को छोड़ के बाहर की तरफ निकलना रोड से उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो मतलब ये कि बैंक रोड के ऊपर आप ज्यादा स्पीड से मोड़ काट सकते हैं और अनबैंक रोड के ऊपर आप कम स्पीड से मोड़ काट सकते हैं।
तो ये पहले तो मैंने बैंक रोड की डेफिनेशन बता दी है। दूसरी के एंगल मेड बाय द कर्व्ड बैंक रोड विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। तो जो जितना आपने रोड को बैंक किया है उस एंगल को उस एंगल ऑफ बैंकिंग कहेंगे। और अगर आपके पास गाड़ी को वहां मुड़ रही है या फिर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, अगर आप उसके दो कंपोनेंट बना लें तो एक कंपोनेंट इन कॉस थीटा बनेगा जो कि वेट के साथ बैलेंस हो जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट जो होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वो आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो वहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बनेगी, इसकी अभी एक तस्वीर भी शो होगी यहाँ पर, ये देखें। ये जैसे एक रोड है, ठीक है, ये एक बैंक रोड है, इसका अंदर वाला सिरा नीचे है और बाहर वाला सिरा ऊपर है, तो इसके ऊपर गाड़ी भी थोड़ी टेढ़ी है। तो इस केस में उसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं। जो एन कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो तो वेट के साथ बैलेंस हो गया है, लेकिन एन साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो है ये गाड़ी को एक एक्स्ट्रा सेंटीमीटर फोर्स दे रहा है जो गाड़ी को अंदर की तरफ खींच के रख रहा है। ठीक है, तो एन साइन थीटा को अगर हम किसके इक्वल कर दें, इसमें हम सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल कर दें, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप सॉल्व करें सिमल्टेनियसली तो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर rg आ जाएगा, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर ओवर rg। तो मतलब ये कि अगर आपको पता हो कि गाड़ी कितनी स्पीड से मूव कर रही है और वो जो रोड है उसमें टर्न कितना है, उसका रेडियस कितना है रोड का, तो आप उसका एंगल ऑफ बैंकिंग इस फार्मूले से फाइंड करेंगे, tan इनवर्स v स्क्वायर ओवर rg। और इसमें जो मैक्सिमम स्पीड जो गाड़ी ऑब्टेन कर सकती है वो भी इसी फार्मूले से आ जाएगी, वो आएगी v मैक्सिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट rg tan थीटा। तो किसी भी कर्व्ड या बैंक रोड के ऊपर जो मैक्सिमम स्पीड हो सकती है वो v मैक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट rg tan थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, और अभी तक जो बात की हमने का रोड सिर्फ बैंक्ड है और उसमें बैंक रोड होने की वजह से n साइन थीटा ही फ्रिक्शन सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर n साइन थीटा के साथ साथ फ्रिक्शन भी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करना शुरू कर दे तो फिर फ्रिक्शन का फैक्टर भी साथ में आ जाएगा। फिर रिलेशन ये हो जाएगा स्क्वायर रूट rg म्यू प्लस tan ऑफ थीटा बटे में 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो ये कॉम्प्लेक्स रिलेशन हो जाएगा। इसकी डेरिवेशन तो मैं अभी यहाँ नहीं करवा रहा, लेकिन ये रिलेशन तब यूज करना है जब फ्रिक्शन भी मौजूद है और रोड भी बैंक है। और ये जो रिलेशन है आपके पास v मैक्सिमम का, ये तब यूज करना है जब रोड सिर्फ बैंक है। स्क्वायर रूट rg tan थीटा सिर्फ तब यूज करना है जब रोड सिर्फ बैंक्ड है। और ये v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट म्यू rg ये तब यूज करना है जब फ्रिक्शन तो है लेकिन रोड बैंक्ड नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मैंने गाड़ी की वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए किसी भी कर्व पाथ के ऊपर तीन रिलेशंस बताए हैं। पहला रिलेशन जो है वो तब का है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट म्यू rg जब रोड जो है वो अनबैंक्ड है, कर्व है लेकिन अनबैंक है। दूसरा रिलेशन तब बताया कि जब रोड बैंक्ड है लेकिन उसमें फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, जो कि v मैक्सिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट rg tan थीटा। और तीसरा रिलेशन मैंने कहा है कि तब का है जब रोड भी बैंक्ड है और फ्रिक्शन भी है, तो वो रिलेशन है स्क्वायर रूट rg म्यू प्लस tan ऑफ थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां तक अगर कोई मुश्किल बात, जी मोहम्मद अजीम साहब। सर आप कह रहे हैं फ्रिक्शन ना होगा, जी जी, बट फ्रिक्शन तो हर टाइम प्रेजेंट होती है, तो फ्रिक्शन क्यों ना होगी? फ्रिक्शन नहीं तो होगी हर मेरी सूरत बात में। सुने, मेरी बात सुने, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर हम फ्रिक्शन के इफेक्ट को इग्नोर कर दें, ठीक है, हम कैलकुलेशन में सिर्फ कह रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की जो काज है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट ही है, जो फ्रिक्शन है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन हमें सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे रही है, फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो इतनी कम है कि वो एन कॉस थीटा के हवाले से नेग्लिजिबल है, वो हमें कोई सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर रही। तो फिर आप ये रिलेशन यूज करेंगे। मतलब ये कि अगर आपके पास कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, क्योंकि हमने तो इसको अपने एमसीक्यू ओरिएंटेड तैयारी करवा कर रहे हैं ना, अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर ये रिलेशन यूज हो सकता है, अगर इस तरह की नहीं होगी तो फिर ये होगा, और ऐसा होगा तो ऐसा रिलेशन यूज होगा। इस लिहाज से इसमें मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि फ्रिक्शन कभी मौजूद ही नहीं होती, लेकिन अगर एमसीक्यू में इस तरह की बात कह दी जाए कि ब्रॉड बैंक्ड है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रही है, जो फ्रिक्शन का इफेक्ट है सेंटीमीटर फोर्स में उसको आप इग्नोर कर दें, कंसीडर ना करें, तो फिर आपको ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद एलिवेशन ऑफ बैंक रोड। एलिवेशन का मतलब यह है कि कितना उसके इनर जो एज है और आउटर एज है इसमें कितना हाइट का फर्क होना चाहिए, तो ये इसे एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, तो एलिवेशन में आपके पास एच सपोज जो है वो एलिवेशन है बैंक रोड की, एल जो है वो रोड की लंबाई है,
थीटा जो है उसका एंगल ऑफ बैंकिंग है, तो इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग साइन ऑफ थीटा जो होगा वो H/L के इक्वल होगा। अगर थीटा स्मॉल हो तो उसको tan थीटा के इक्वल कर सकते हैं, तो tan थीटा अभी हम पहले फाइंड कर चुके हैं, वो V²/RG के इक्वल है। ठीक है, बैंक रोड के केस में tan थीटा V²/RG के इक्वल है, तो यहां पर V²/RG की जगह पे हमने H/L लिख दिया। ठीक है, तो यहां से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको ये पता है कि आप एक ऐसी रोड बना रहे हैं जिसपे इतनी स्पीड V होनी चाहिए, उसका जो कर्व है या उसका जो रेडियस है वो R होना चाहिए, और उसकी एलिवेशन H रखना चाहते हैं, उसकी जो लेंथ है वो L है, और उसकी एलिवेशन आप H जो है वो यहां से फाइंड कर सकते हैं इस रिलेशन से। ठीक है, कि आपको जो बैंक रोड बना रहे हैं उसको किस कदर आपको उसमें एलिवेशन कितनी रखनी है, उसके इनर एज और आउटर एज में हाइट का डिफरेंस कितना होना चाहिए, वो आप यहाँ पर इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी एलिवेशन ऑफ बैंक रोड की भी। इसमें अगर कोई मुश्किल बात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक मैंने जो बातें बता दी हैं मैं रिवाइज कर दूं एक बार, छोटी सी बात, कि मैंने तो एक सिंपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उसकी दो टाइप, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये बता दिया। और ये बताने के बाद फिर मैंने आपको बताई हैं बातें कि उनकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन के सारे फीचर्स ग्राफिकली, उसके डायरेक्शन के लिहाज से, उनके यूनिट्स, उनके फार्मूले, ये चीजें बता दी हैं। ये चीजें डिस्कस करने के बाद अब हम नेक्स्ट जो चीज पढ़ रहे थे वो लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स को हम रिलेट कर रहे थे, देख रहे थे, उनके फार्मूले वगैरह हमने देखे हैं। उसके बाद हमने चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो फाइंड करने का एक तरीका भी देख लिया दरमियान में। फिर ये बातें सारी करने के बाद सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ आ गए हैं, उसको, उसके फार्मूले, उसके रिलेशन हमने डिस्कस किए हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद फिर हमने देखना शुरू किया है कि अगर कोई रोड अनबैंक्ड हो और कर्व पाथ हो तो उसके ऊपर क्या रिलेशन होंगे, और अगर रोड बैंक्ड हो और कर्व्ड हो तो क्या रिलेशन होंगे, रोड बैंक्ड भी हो, कर्व्ड बैंक्ड रोड है और साथ में फ्रिक्शन का भी फैक्टर, उसके लिए क्या रिलेशन होगा, और आखिर में एलिवेशन का जो है ऑफ बैंक रोड, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक कोई मुश्किल बात, ये जस्ट इसके फार्मूले और इसके फिजिकल कंसेप्ट को अपने माइंड में रखना है कि अगर इसके रिलेटेड कोई रिलेशन आ जाता है तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट ऑन अ कर्व्ड रोड। अच्छा, ये बात ये कि टाइम एंड होने वाला मीटिंग का, 1 मिनट से भी कम, 1 मिनट रह गया सिर्फ, तो ये मैं दोबारा से अगली मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। काइंडली मैं यहाँ पर एक मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, मैं जैसे ही दोबारा लिंक भेजूंगा उस पर आप ज्वाइन हो जाएं। अभी ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी बात। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।